प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद की उच्च स्तरीय बैठक को वर्चुअली करेंगे संबोधित। सुरक्षा परिषद में जीत के बाद प्रधानमंत्री का होगा पहला भाषण। कोविड-19 के नियंत्रण के मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में। 2% से कम लोग पहुंचे आईसीयू में। रिकवरी रेट 63% से अधिक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने निवास स्थान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 13 नए बस अड्डों स्टेशनों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीतापुर, नैमिषारण्य, चित्रकूट, बस्ती, गोंडा और बुलंदशहर को मिलेंगे नए बस अड्डे। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कोरोना संक्रमण के मामले में कानपुर और झांसी के अस्पतालों का किया निरीक्षण। अधिकारियों के साथ की समीक्षा। संक्रमण रोकने के दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सोनकर और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की उच्च स्तरीय बैठक के समापन सत्र को वर्चुअली संबोधित करेंगे। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित इस नए सत्र में पीएम मोदी नॉर्वे के पीएम और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के साथ मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र के इस वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र में सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और शिक्षाविदों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों का एक विविध समूह शामिल है। इस वर्ष के सत्र का विषय कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद 75वीं वर्षगांठ पर किस तरह से संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है। भारत शुरू से ही सुरक्षा परिषद में सुधार के साथ ही बहुपक्षवाद का समर्थक रहा है। ऐसे में कोरोना महामारी के कारण बदले हुए हालात में हो रहे इस आयोजन का विषय भारत की प्राथमिकताओं से मेल खाता है। भारत के लिए इस आयोजन का विशेष महत्व है। भारत की सुरक्षा परिषद में जीत के बाद संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री का यह पहला भाषण होगा। इस साल 17 जून को भारत भारी बहुमत के साथ 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य चुना गया था। पीएम ने इससे पहले जनवरी 2019-16 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की 17वीं वर्षगांठ पर मुख्य भाषण दिया था। वास्तविक रेखा पर मौजूद गतिरोध को दूर करने के लिए भारत और चीन लगातार सामरिक, सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में 14 जुलाई को भारतीय सेना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच कमांडर स्तर की चौथे दौर की वार्ता हुई, जो 5 जुलाई को दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच हुई सहमति के अनुरूप रही। चौथे दौर की वार्ता में सेना के पीछे हटने पर बनी सहमति के क्रियान्वयन पर प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही इस बात पर भी चर्चा की गई कि किस तरह से पूरी तरह से सेना को पीछे हटने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। दोनों पक्ष एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि ये प्रक्रिया जटिल है और इसके लिए लगातार सत्यापन की जरूरत है। दोनों पक्ष राजनयिक और सैन्य स्तर पर इस मुद्दे को आगे ले जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 के नियंत्रण के मामले में भारत दुनिया के देशों के मामलों में बेहतर है। उन्होंने बताया कि अभी देशों में 2% से कम लोग आईसीयू में हैं। 0.32% लोग वेंटिलेटर पर हैं। हमारा रिकवरी रेट 63.25% है, जबकि मृत्यु दर 2.57% है। भारत की लगातार बढ़ती टेस्टिंग क्षमता पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में देश में एक दिन में 10 लाख टेस्ट होंगे। रोज शाम को हम 7 बजे देखते हैं कि कितने लोग देश में वेंटिलेटर पे थे, ऑक्सीजन पे थे या आईसीयू में थे। तो मैंने देखा शायद कल शाम को, आज सुबह का डाटा है, उसमें सबसे कम लोग जो है वो वेंटिलेटर पर थे या ऑक्सीजन पे थे या आईसीयू में थे। कोरोना महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भारत में लगातार बढ़ रही है। देश में लोगों की कोरोना से ठीक होने का रिकवरी दर 63.25% हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 6,22,814 लोग इस संक्रमण से अब तक ठीक हो चुके हैं। फिलहाल देश में 3,31,146 कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले हैं, जबकि 24,915 लोगों की इससे मौत हुई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 13 नए बस स्टेशन का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर 25 बसों को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। नए अवध बस स्टेशन से 200 बसें चलेंगी पूर्वांचल के लिए। इससे लखनऊ में जाम की समस्या कम होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ के अवध बस स्टेशन, सीतापुर के नैमिषारण, चित्रकूट, बस्ती, गोंडा और बुलंदशहर समेत 6 बस अड्डों का लोकार्पण साथ ही किया गया। साथ ही कन्नौज, जालौन, मुरादाबाद, औरैया, एटा, जौनपुर और कौशाम्बी समेत 7 बस अड्डे की परियोजनाओं का आज शिलान्यास हुआ। प्रदेशवासियों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रदान करने के संकल्प के साथ नवीन बस स्टेशन और आने वाले समय में भी कुछ नए बस स्टेशन उपलब्ध हो पाएंगे। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को भी हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अपने आप को साबित किया है कोविड-19 के इस संकट के दौरान, क्योंकि सामान्य दिनों में तो हर एक व्यक्ति, हर एक संस्था अपना कार्य कर सकती है, लेकिन आपदा और चुनौतियों से जूझते हुए हम परिणाम दे पाएंगे, यह किसी भी व्यक्ति और संस्था की सबसे बड़ी कसौटी होती है। और उस कसौटी पर खरा उतर करके परिवहन निगम ने अपने आप को साबित किया है। आज मुख्यमंत्री द्वारा लखनऊ में अवध बस स्टेशन का शुभारंभ डिजिटल माध्यम से किया गया। यह बस अड्डा लंबे समय से सेवाएं देने के लिए तैयार था, लेकिन इसका उद्घाटन नहीं हो पा रहा था। पॉलिटेक्निक होकर संचालित की जा रही बसों को जाम को देखते हुए फैजाबाद और पूर्वांचल से आने वाली बसों के लिए इस बस अड्डे का निर्माण कराया गया है, जिससे बसें शहर के अंदर ना आएं और शहर को जाम से बचाया जा सके। लगातार बढ़ती लखनऊ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे बस अड्डों का निर्माण किया जाना आवश्यक था। इन बस अड्डों के बनने से जहां यात्रियों को सुविधा होगी, वहीं शहर जाम से बचेगा और लखनऊ में बड़े शहर जैसी सुविधाएं भी लोगों को मिल पाएंगी। ये बस स्टेशन मुख्य रूप से जो पूर्वांचल का हमारा जो ऑपरेशन है, उसमें मुख्य रूप से गोरखपुर है, अयोध्या, पडरौना, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, इन मार्गों की बसेस आपको यहाँ से मिलेंगी। कौशाम्बी जिले के नगर पालिका परिषद भरवारी क्षेत्र में लगभग 6 करोड़ की लागत से निर्मित किए जाने वाले रोडवेज बस अड्डे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में से रिपोर्ट दमाकर शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर, चायल विधायक संजय गुप्ता ने रोडवेज बस स्टेशन का भूमि पूजन किया। सांसद ने बताया कि जनपद कौशाम्बी को एक डिपो मिला है, जो कि 2021 में बनकर तैयार हो जाएगा। रोडवेज डिपो और भरवारी रोडवेज बस स्टेशन बन जाने से कौशाम्बी जनपद के लोगों को गैर जनपद के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी आने जाने में सुविधा होगी। सरकार आई है तब से कौशाम्बी जनपद में आदरणीय केशव जी के नेतृत्व में, माननीय विधायकों के प्रतिनिधित्व में लगातार कौशाम्बी जनपद में एक नहीं अनेक विकास योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। उसी क्रम में आज चायल विधानसभा के ग्राम सभा परसरा में एक रोडवेज बस स्टेशन जिसकी लागत 5 करोड़ 81 लाख रुपया है, उसका शिलान्यास हुआ है और बहुत जल्दी ये बनकर तैयार होगा। और इससे पहले कौशाम्बी जनपद का अपना रोडवेज डिपो जो मार्च 2021 में बनकर पूरा होने वाला है। इन दोनों सभी सब स्टेशनों के माध्यम से कौशाम्बी जनपद के सभी प्रमुख गांव, सभी प्रमुख बाजार, सभी ब्लॉक, सभी नगर पंचायत को यातायात की सुविधा से जोड़ा जाएगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कानपुर में उर्सुला अस्पताल का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण की समीक्षा की। भर्ती मरीजों को कोरोना थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन समेत सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कानपुर, झांसी सहित पश्चिम के 10 जनपदों में कोरोना संक्रमणों की संख्या बढ़ रही है, जिनकी अलग से समीक्षा की जा रही है। लोगों के अधिक टेस्ट कराए जा रहे हैं और उन्हें जागरूक किया जा रहा है।
12 शहरों में एंटीजन टेस्टिंग के माध्यम से आधे घंटे में रिपोर्ट मिल रही है। ऐसे मरीज भी सामने आ रहे हैं जिनमें लक्षण नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वे संक्रमण होते हैं। संख्या बढ़ रही है शहरों में, तो कानपुर है, झांसी है और इसके साथ में करीब 10 जनपद और हैं पश्चिम में लेके। तो इन सब का समीक्षा हम लोग अलग से कर रहे हैं। हमारे शासन स्तर से एक विशेष सचिव भेजे गए हैं जो हमारे बीच में बैठे थे। हमारे विशेष एक डॉक्टर भेजे गए, चिकित्सा शिक्षा से डॉक्टर भेजे थे और जिलाधिकारी और उन सब का मॉनिटरिंग करने के बाद कि कितना बेहतर हम इसका मॉनिटरिंग कर सकते हैं कोविड में जो केसेस निकल रहे हैं उनकी कितनी क्षमता अनुसार जो हमारे पास हमने तैयारी किया था वो पर्याप्त है कि नहीं है, और ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम आए थे। तो उसी बीच में उर्सला में जाने में जो हमारा स्क्रीनिंग सिस्टम है, जो ट्रूनैट मशीन है और जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं, उसको देखने का उद्देश्य था। तो थोड़ा बहुत उसको देखें, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं देखे थे क्योंकि हमारा कोविड पर ही ज़्यादा ध्यान आज है। झांसी में भी स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेते हुए कहा कि अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। जनपद में 8 होटलों को भी L1 अस्पतालों में तब्दील कर दिया गया है। इनमें 160 कमरे हैं। 33 कमरों में मरीजों को रखा जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने विकास भवन में कोरोना मामले की विस्तृत समीक्षा की और कोरोना से हो रही मौतों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने के बाद यहाँ पॉजिटिव केसेस बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। यहाँ भी मृत्यु मेडिकल कॉलेज में काफ़ी संख्या में हुई है और कानपुर में भी ज़्यादा हुआ है। तो इन 2 जगह पर और इनके साथ में लगभग 10 और शहर हैं NCR के बगल में, दिल्ली के अगल बगल के शहरों मिला के, जहाँ हम लोग को लग रहा है कि इसमें टेस्टिंग का समस्या और बढ़ाना है। तो हम लोग ने अलग से टेस्टिंग कैपेसिटी थोड़ा बढ़ाया है। यहाँ पर एंटीजन टेस्टिंग करके एक नया हम लोग ने शुरू किया है जो बड़े बड़े शहरों में है। झांसी में भी आज हम लोग ने पहुँचाया है 5000 उसमें टेस्ट के वो है। और अब उन एरियाज को हम लोग चाह रहे हैं देखने के लिए जिसमें हमारे हाउस टू हाउस सर्वे हमारे फील्ड ऑफिसर ने किया है या फील्ड वर्कर ने किया है, जिसमें हाई डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट की बीमारी है या आपके किडनी का बीमारी है, इस तरह के तमाम जो असाध्य रोग से ग्रसित लोगों का इनका सैंपलिंग कराना, जो ILI और साड़ी जैसे इन्फेक्शन डिजीज है उनका सैंपलिंग करा के अब हाउस टू हाउस में इनको भी हम लोग करेंगे, जिससे हमको पता चले कि अगर इस तरह के लोग कोविड से परेशान हैं या कोविड के लक्षण हैं, इनको तत्काल हम ट्रीटमेंट करेंगे। और जितने हम केसेस निकालेंगे और इस तरह के केसेस निकाल के ट्रीटमेंट करेंगे, उससे हमारा मृत्यु दर की संख्या भी घटेगी। तो अब इस योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में लगभग 12 जनपद ऐसे हैं जिनको हम लोग विशेष करके ध्यान दे रहे हैं। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा के तर्ज पर अब मदरसों में भी ऑनलाइन शिक्षा शुरू कर दी गई है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को भी अब घर बैठे तालीम हासिल करने के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा है कि मदरसों में भी कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। प्रयागराज के मदरसा इमामिया अनवारुल उलूम में ऑनलाइन शिक्षा टाइम टेबल के अनुसार दी जा रही है। मदरसे के शिक्षकों ने इसे अच्छा कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि इससे नए छात्रों को अपने घर पर बैठकर शिक्षा लेने का अवसर मिलेगा। छात्र छात्राओं के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा की तरह ही कतिपय शर्तों के अधीन उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने शिक्षक कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण कार्य के संपादन में सहयोग हेतु बुलाने की अनुमति प्रदान की गई है। इसमें कोरोना कोविड-19 वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न आदेशों निर्देशों का अनुपालन कराया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही सैनिटाइजर का प्रयोग, नियमित हैंड वॉश, मास्क का प्रयोग, तापमान का प्रशिक्षण, कार्यालयों, कक्षों में विसंक्रमण व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना शामिल है। ऑनलाइन तालीम का सिलसिला जो हुकूमत ने शुरू किया है वो यकीनन काबिल मुबारकबाद भी है
और इससे नई नस्ल को कुछ सीखने का मौका मिला है। अब तक हमारे मुल्क में आम तौर पर जो बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करते थे वो तन्हा गेम के वास्ते होता था, तन्हा टाइम पास के तौर पर होता था, लेकिन हुकूमत के इस इक़दाम ने इस मोबाइल को सही राह पर लगाने का जो इक़दाम किया है वो यकीनन काबिल तहसीन भी है और काबिल मुबारकबाद भी है। और इस सिलसिले में बहरहाल बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे मुदर्रिसीन अगरचे इस लाइन के तजुर्बेकार न होने के बावजूद भी बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ बच्चों को तालीम दे रहे हैं। जब से लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है, ये एक मसला तो था ही कि भाई बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, और जब सरकार ने ये आदेश जारी किया कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए, तब थोड़ा सा इत्मीनान हुआ कि ये सिलसिला किसी भी तरह से बहरहाल बाकी रह सकता है। तो सरकार के आदेश अनुसार जिस तरह से उन्होंने गाइडलाइन दी थी, उस तरह से ऐप डाउनलोड करके और हमारे मदरसे के सारे टीचर्स जो हैं वो बच्चों को ऑनलाइन तालीम दे रहे हैं। पहले तो ये था कि जागरूकता नहीं थी, इसलिए कि बच्चों में इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है, कोई भी चीज़ जब शुरू में होती है। बहरहाल अब ये है कि बाकायदा टीचर्स भी अपने टाइम टेबल के हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उधर से बच्चों का भी अच्छा रिस्पांस है। ये जब से सिलसिला शुरू किया है तो शुरू में तो बच्चों के साथ कांटेक्ट करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर जब ये सिलसिला कुछ दिन चलता रहा और बच्चों को समझा दिया, तो आज की तारीख में ये है कि हम उनको पढ़ाते हैं, उनकी समझ में आता है, बाद में वो सवाल करते हैं हमसे, और अगर उनकी भी प्रॉब्लम आती है तो वो हमसे पर्सनली कांटेक्ट करके करने का। हम लोग ऑडियो और वीडियो दोनों तरह से उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। कभी फ़ोटो किताब में लेसन के फ़ोटो खींचकर उसकी रीडिंग करवा के उनका ऑडियो लेकर, या ये कि फिर उसके बाद अपने वीडियो के ज़रिए से उनको वर्ड्स की, स्पेलिंग्स के, मीनिंग्स के बारे में समझाते हैं। सब पढ़ें सब बढ़ें का संदेश देने वाले प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त किताबों का वितरण किया जा रहा है। बरेली के कांधरपुर के प्राइमरी स्कूल में वितरण के दौरान मिली किताबें पाकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। किताबें मिलने से जब तक स्कूल बंद रहेंगे तब तक ये बच्चे घर बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई में कोई बाधा न हो, इसके लिए सरकार की तरफ से जिले के सभी सरकारी प्राइमरी स्कूलों में किताबों का वितरण किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को किताबों का वितरण किया गया। वहीं इस मौके पर प्रधानाध्यापिका सबीना परवीन ने बताया कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, साथ में सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर बच्चों के कार्य को जांचा भी जा रहा है। अब किताबें मिल जाने से बच्चे और अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। वहीं किताबें पाकर सभी बच्चे काफी खुश हैं। शिक्षा के लिए तो हमने अपने ऑनलाइन ग्रुप बना रखे हैं जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, और हमारे वहाँ 126 बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं। और इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि हमने क्लास वाइज और सेक्शन वाइज ग्रुप बना रखे हैं। लड़कियों और लड़कियों का दोनों का अलग अलग 6A, 6B, 7A, तो हमारे पूरे 6 ग्रुप चल रहे हैं। इसके अलावा हमने एक ग्रुप बना रखा है स्टूडेंट्स ग्रुप, जो 8 पास आउट करके चले गए उन बच्चों को हमने इसलिए जोड़ रखा है, और गांव के कुछ सब नागरिकों को भी उसमें साथ में जोड़ रखा है कि लॉकडाउन में हम उन लोगों को जागरूक कैसे करें। इसके लिए हम 17 मार्च से प्रयासरत हैं कि बच्चों को मास्क बनाना और जो है वो लोगों को जागरूक करना, सब्जी वालों को, ठेले वालों को किस तरीके से अब हमें अपना जीवन यापन करना है, क्योंकि ज़िंदगी जीने का जो है वो इस कोरोना ने तरीका ही बदल दिया है। तो हम अपने बच्चों को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं शिक्षा के साथ साथ। सर उनको हम नॉर्मली बच्चे ऐसी बहुत प्रॉब्लम है, बच्चों के पास फ़ोन नहीं है, तो कभी कभी बच्चे हमसे आते हैं, कहते हैं, तो हम उनको स्कूल में बुला लेते हैं, 2-2, 4-4 करके बच्चे बुला लेते हैं, उन्हें वहाँ भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो सर जून से आ रहे हैं स्कूल, तो बच्चों को बुला के यहाँ उनकी हेल्प कर देते हैं। और जो उनके आसपास अगर पड़ोस में या कोई रिलेटिव उनका पास में रहता है, उनके पास फ़ोन है, तो उस फ़ोन के थ्रू भी बेचारे बच्चे काम कर लेते हैं, हम उनको उस फ़ोन के थ्रू काम देते हैं और बच्चे करके दिखा रहे हैं। सर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। किताबें मिली, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हम ऑनलाइन पढ़ते थे, अब हम किताबों से भी पढ़ सकते हैं। जब लॉकडाउन नहीं लगा था तो हम जब पढ़ाई करते थे, हमारी मैम हमें अच्छे से बताया करती थी और एक एक वर्ड को हम अच्छे से समझ पाते थे। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है फिर भी हमारी मैम बहुत अच्छे से समझाती हैं हमें,
फ़ोन पे, और किताबें मिलके हमें अच्छा लग रहा है कि हम पढ़ सकते हैं और इनसे हम कुछ सीख सकते हैं। हमारी टीचर्स हमें बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, हमें बुक्स मिलने से बहुत खुशी हो रही है। अब हम ऑनलाइन पढ़ाई करते थे, अब हम बुक्स से पढ़ाई करेंगे। एटा जनपद में 5 शिक्षिकाओं के शैक्षिक प्रमाण पत्र जांच में फर्जी पाए गए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इन शिक्षिकाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर इनके वेतन की रिकवरी किए जाने के निर्देश दिए हैं। स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले रहे शिक्षक भी शिक्षा विभाग के जांच के दायरे में हैं। ऐसे शिक्षकों की भी जांच की जा रही है जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। जिन लोगों के जांच में प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। यहाँ ऑफिस के द्वारा सत्यापन भेजा गया था, जिसमें 5 शिक्षकों का जो 2013-14 का टेट सर्टिफिकेट है वो फर्जी होकर आया हुआ है। और ये 5 शिक्षक जो हमारे विभिन्न विकास खंड हैं उसमें अभी कार्यरत हैं। हालांकि संज्ञान में आने के बाद हमने इनकी सैलरी रोक दी है और इन लोगों को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए एक मौका दिया गया है इन लोगों को, ताकि ये अपना पक्ष रख सकें इस संबंध में। तो ये कहाँ कितने गए हैं? ये निधौली हैं, सकीट हैं, जलेसर, वागड़ ये ब्लॉक हैं जहाँ पर ये लोग अभी कार्यरत हैं और इन लोगों का वेतन रोक दिया गया है। दस्तावेज में क्या हेरफेर पाया गया? दस्तावेज में हेरफेर में इन लोगों का जो टेट सर्टिफिकेट 2013-14 का है, जिसमें जो सत्यापन होकर आया है उसमें ये अंकित किया गया कि ये सर्टिफिकेट फर्जी हैं। जो वहाँ परीक्षा नियामक प्राधिकारी के यहाँ जो वहाँ अभिलेख है उन अभिलेखों से इनका कोई मिलान नहीं हो रहा है। कन्नौज जनपद में कोरोना संक्रमण काल में लौटे प्रवासी मजदूरों को काम देने की मुहिम रंग ला रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना और एक जिला एक उत्पाद योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजनाओं के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को काम उपलब्ध कराया जा रहा है। नए उद्यमों को शुरू करने के लिए बैंकों से लोन दिए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हो सकें। जो लोग कोरोना संक्रमण काल में वापस आए हैं उनके घरों पर ही रोजगार उपलब्ध हो रहा है। कई नए कारोबारी इत्र उद्योग की नई कंपनियां स्थापित कर रहे हैं, उसमें भी लोगों को काम के अवसर मिल रहे हैं। जिला उद्योग केंद्र नए उद्यमियों को स्थापित करने में मदद कर रहा है, साथ ही जिलाधिकारी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे लोगों के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो। की ओडीओपी की एक स्कीम चल रही है भारत सरकार के द्वारा, जो मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई जा रही है। उससे हमने आवेदन किया और उससे हमारा पास हो गया, और पास होने के बाद हमने ये अपना प्लांट लगाया और उससे हमारा जो हम बेरोजगार थे उससे हमें रोजगारी प्राप्त हुई, और एमएसएमई के द्वारा बढ़िया तरीके से हमें सपोर्ट मिल रहा है। फर्स्ट में रहता था, ऑटो रिक्शा चलाता था। कोरोना की महामारी की वजह से मैं गांव आ गया, इधर जॉब कार्ड बनवाया और मनरेगा में काम कर रहा हूं और सीधा पैसा मेरा खाते में जा रहा है। अच्छा लाभ मिल रहा है, सरकार की बहुत अच्छी ये काम है, अच्छा कर दिया हमारे लोगों के लिए। हम जो है बहुत अच्छी जगह लग गए हैं, नरेगा करने लगे हैं, इसमें जो है हमारा प्रॉफिट हो रहा है। हमें अभी लॉकडाउन के बीच में पता चला था कि प्रधानमंत्री जी ने एक ओडीएफ की एक वो स्कीम लॉन्च करी है जो कि नए रोजगार के लिए है। तो उसके तहत हमने अपना एक लोन अप्लाई किया था ओडीएफ में, वो मेरा पास हो गया था 18 लाख का। तो उसके तहत हमने लोन लिया, फिर अभी हमने अपना एक सेटअप बनाया है अपना इत्र परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग का, जिसके तहत हमको भी रोज़गार मिला है। और अभी हम जैसे मेरा रेडी हो जाएगा उसके तहत और भी कई लोगों को रोज़गार मिलेगा। 7 में से 6 लोगों को लोन मिल चुका है। इसी वर्ष में 6 लोग जो है लाभान्वित हो चुके हैं पीएमजीपी में। इसमें जूनियर हाई स्कूल होना कंपलसरी है, जूनियर हाई स्कूल पास होगा कैंडिडेट, वो अप्लाई कर देगा। 18 साल से कम का न हो, एवं कोई इसकी समय वो एवं जो है 55 तक का जनरली ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा 60 साल का है तो नहीं लेते हैं, क्योंकि 5 साल में इसकी रिटर्निंग होती है। और इसमें 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है, एक तो रूरल और अर्बन, और दोनों की सब्सिडी में अंतर है। जैसे रूरल का कैंडिडेट है ओबीसी जनरल का है तो उसको 35% सब्सिडी मिलेगी। वही कैंडिडेट अगर अर्बन में रेजिडेंस उसका है या उसका प्रोजेक्ट स्थापित शहर में कर रहा है तो उसको 25% मिलेगी। लॉकडाउन की अवधि में हमारे काफ़ी प्रवासी ज़िले में आए हैं, तो प्रथम दृष्टया तो जो इन लोगों के लिए किया गया था, क्योंकि तात्कालिक तौर पर जब ये आए थे
तो इनके सामने एक बड़ी समस्या थी खाने पीने की और अपनी जीविका को तत्काल चलाने की। तो उसके क्रम में जो लोग आए थे उनको हम लोगों ने एक राशन की किट दिया था। इसके अलावा 1,000 रुपये हर परिवार के हिसाब से अभी ऑनलाइन हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया था। उसमें करीब हमारे 7,000 लोगों का परिवारों का ट्रांसफ़र किया गया था। रेस्ट करीब 5,500 परिवारों का डेटा हमारा और तैयार है और उसमें कुछ सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्दी ही ये पैसा भी इनके खातों में चला जाएगा। कोरोना संक्रमण के मुश्किल हालातों का सामना कर अपने गृह जनपद उन्नाव लौटे प्रवासी श्रमिकों को जिला प्रशासन रोजगार उपलब्ध करा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा जनपद में संचालित औद्योगिक इकाइयों में दूसरे प्रांतों से लौटे प्रवासी स्थानीय लोगों को उनकी कार्यकुशलता और अनुभव के आधार पर रोजगार दिया जा रहा है। प्रशासन ने स्किल मैपिंग कराकर उन्हें श्रेणीवार चयनित कर हजारों श्रमिकों को मनरेगा योजना में रोजगार देने के अलावा आसपास की फैक्ट्रियों, ठेकेदारों और अन्य रोजगार परक इकाइयों में तेजी से श्रमिकों को रोजगार दिलाने का काम कर रही है। अपने गृह जनपद में भी रोजगार मिलने से प्रवासी श्रमिकों में खुशी है, जिसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दे रहे हैं। मैं अपने गांव उन्नाव और मुझे यहाँ डीएम ऑफिस से जॉब लेटर मिला हुआ है, इसीलिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देता हूँ और मुझे जॉब मिल गया है उन्नाव उत्तर प्रदेश में। हम लुधियाना में रहे थे, वहाँ काम कर रहे थे। लॉकडाउन में काम बंद हो जाने के कारण हम यहाँ उन्नाव आए। यहाँ पर डीएम साहब ने हमें आईकॉन कंपनी में काम दिया है। हम इस प्रकार हृदय से डीएम साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को हृदय से धन्यवाद करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसके अंतर्गत 12 विभागों के 15 जो विभिन्न कार्यक्रम हैं, उसके अंतर्गत 25 कार्यों के अंतर्गत कार्य किया जाना है। इसमें अगले 125 दिनों में जो हमारे प्रवासी श्रमिक आए हुए हैं या अन्य गांव के जो श्रमिक हैं जिनको रोजगार अभी तक नहीं मिला है, उनको इन विभिन्न योजनाओं में सम्मिलित करके उन्हें रोजगार देना है। और पूरा प्रयास है कि जनपद में कोई प्रवासी श्रमिक या कोई अन्य श्रमिक ऐसा न रहे जो रोजगार ना पाए और जिसको खाने की व्यवस्था ना हो। इन दिनों टिड्डी दल से किसान और कृषि महकमा दोनों अपने अपने तरीके से फसलों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निगासन के ग्राम बेल्हा हरसिंहपुर में जैसे ही टिड्डी दल को उड़ते हुए खेतों पर बैठते देखा गया, ग्रामवासियों ने शोर मचाकर, थाली पीटकर, ड्रम पीटकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया। टिड्डी दल के हमले की सूचना पाकर कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचकर टिड्डियों से निपटने की तैयारी में जुट गए और रात होते ही इलाके में टिड्डियों को बैठने की जगह पर माउंटेड स्प्रेयर और फायर ब्रिगेड के माध्यम से कीटनाशक का छिड़काव किया। शारदा नदी के आसपास के गांवों को भी अलर्ट कर दिया गया है। निगासन के किसानों ने बताया कि टिड्डियों के हमले से फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं जिलाधिकारी खीरी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि टिड्डियों के दल ने बहराइच नानपारा से होते हुए खीरी जनपद में प्रवेश किया है। स्थानीय लोगों के सहयोग से बचाव के उपाय किए जा रहे हैं। लखीमपुर में टिड्डी दल नानपारा बहराइच के एरिया से आज प्रवेश किया है और ईसा नगर थोड़ा निगासन होते इस समय निगासन के क्षेत्र में है और हमारी पूरी टीम कृषि विभाग, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की टीम और जिला गन्ना अधिकारी, इसके अलावा बिलराया, गुलरिया और खंभाटखड़ा चीनी मिलों की टीम पूरी तरह से अलर्ट है और टिड्डी दल के बैठने का इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही वो बैठते हैं उनको ट्रैक्टेड माउंटेड स्प्रेयर एवं फायर ब्रिगेड के माध्यम से कीटनाशक का छिड़काव करके उनको समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी और पूरी रात हमारी टीम अलर्ट रहेगी। अभी तक किसी पॉइंट पर बैठने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अभी ऊपर ही उड़ रही हैं, लगातार जहाँ भी पहुँच रही हैं स्थानीय लोगों के सहयोग से और जो संबंधित विभाग हैं उनके सहयोग से। विस्तार समाचारों में फिलहाल इतना ही। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की उच्च स्तरीय बैठक को वर्चुअली करेंगे संबोधित। सुरक्षा परिषद में जीत के बाद प्रधानमंत्री का होगा पहला भाषण। कोविड-19 के नियंत्रण के मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में। 2% से कम लोग पहुंचे आईसीयू में। रिकवरी रेट 63% से अधिक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने निवास स्थान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 13 नए बस स्टेशनों का किया लोकार्पण। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कोरोना संक्रमण के मामले में कानपुर और झांसी के अस्पतालों का किया निरीक्षण। अधिकारियों के साथ की समीक्षा। संक्रमण रोकने के दिए आवश्यक निर्देश। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।